क्लास 10 की सभी छात्रों का स्वागत है। खंड य की शुरुआत कर रहे हैं मॉडल पेपर 2 की, जिसके अंदर हमने एक एक करके सभी खंड कर दिए हैं। नेक्स्ट खंड है य। इसके अंदर 26वां प्रश्न है और खंड य के अंदर आपको पता होना चाहिए प्रत्येक प्रश्न है वो 6 नंबर का होगा और तीन तीन प्रश्न ऑप्शन के रूप में अथवा में आएंगे। आप इजीली अटेंड कर सकते हैं कोई भी एक प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे ये तीन प्रश्न आपको नजर आ रहे हैं। एक तो समांतर श्रेणी का है, एक ऊंचाई दूरी से संबंधित है और एक है माध्य वाला प्रश्न। तो इन तीनों में से जो भी आपको अच्छे ढंग से आता है उस प्रश्न को अटेंड कर सकते हैं और 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो अब की बार पेपर पैटर्न है वो बहुत इजी है, आप पूरा फायदा उठा सकते हैं अब की बार। तो देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न दे रखा है कि यदि एक समांतर श्रेणी का दूसरा पद 2 है तथा सातवां पद है वो 22 है तो उसके 30 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको 30 पदों का योगफल पूछा है और दूसरा पद और सातवां पद दे रखा है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे इसको। तो देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न वापस पढ़ते हैं इसको कि यदि एक समांतर श्रेणी का दूसरा पद 2 है तथा सातवां पद है वो 22 है तो उसके 30 पदों का योगफल निकालना है। तो यहाँ मैं सबसे पहले मान लेता हूँ कि माना एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है। तो लिख लेते हैं यहाँ माना माना एपी। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। आप पूरा समांतर श्रेणी लिख सकते हैं या फिर एपी लिख लो। तो माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर सार्वंतर डी है। प्रथम पद ए मान लिया और सार्वंतर डी हमेशा मानना है, प्रथम पद ए और सार्वंतर डी। अब देखिए यहाँ पे जो दे रखा है कि समांतर श्रेणी का दूसरा पद है वो 2 है। तो लिख लेता हूं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आपको दे रखा है दूसरा पद का मतलब क्या हुआ A2। दूसरा पद कितना दे रखा है 2। अब A2 का मतलब क्या है A प्लस डी। अब ये कैसे आता है वो थोड़ा बता देता हूँ। देखिए ए एन बराबर क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 और डी। एनवा पद का सूत्र है। अब जैसे दूसरा पद निकालना है तो एन की जगह क्या लिखेंगे 2 बराबर A प्लस एन की जगह क्या लिखूंगा 2 माइनस 1 और डी। तो A प्लस 2 में से एक गया था क्या बचा 1 और डी, यानी कि A प्लस आ गया। एक का गुणा डी से करेंगे तो क्या आएगा डी। तो इस ढंग से आपको ध्यान रखना है कि जो भी पद पूछा है, जैसे दूसरा पद पूछा है तो A प्लस डी लिखेंगे, A3 है तो क्या लिखेंगे A प्लस 2D, यानी यहां से एक कम कर लो डी के आगे। पांचवा पद है तो A प्लस 4D, छठा पद है तो A प्लस 5D। इस ढंग से आप इजीली शॉर्ट तरीका अपना सकते हैं सीधा पद लिखने के लिए। तो देखिए A2 बराबर 2 है, यानी दूसरा पद आपको दे रखा है 2 तो मैंने लिखा कि A प्लस डी है वो कितना है 2 है। समीकरण नंबर 1। और क्या दे रखा है मुझे सातवां पद दे रखा है मुझे 22। तो यहाँ लिख लेता हूं A7 कितना दे रखा है 22। A7 का मतलब क्या हुआ A प्लस 6D। A प्लस 6D आ जाएगा हमारे पास 22। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करके A और D का मान लाना है। तो मैं क्या करता हूँ समीकरण 2 में से एक को घटा देता हूँ। तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर समीकरण 2 में से एक को घटा देता है। समीकरण 2 क्या है A प्लस 6D बराबर 22। ये समीकरण 2 लिख लिया मैंने और समीकरण 1 को इसके नीचे लिख लेता हूं। समीकरण 1 है मेरे पास A प्लस डी बराबर 2, घटा देता है इसको, माइनस माइनस और माइनस सभी माइनस हो जाएगा। देखिए प्लस का A माइनस का A कैंसिल हो गया। 6D में से एक डी गया तो क्या बचा 5D और 22 में से 2 गया तो क्या बचा 20। अब डी का मान आ जाएगा देखिए 20 बट्टा आ जाएगा 5, इस 5 का भाग लगेगा तो यहाँ पे हमारे डी की वैल्यू आ गई 4। 5 का भाग जाएगा 20 में कितनी बार जाएगा 4 बार। तो इस ढंग से डी का तो मान आ गया 4। अब मैं निकालता हूँ ए का मान। तो ए का मान निकालने के लिए यहाँ साइड में कर लेते हैं इसको। लिख लेता हूं डी का मान समीकरण
1 में रखने पर। डी का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है मेरे पास, a प्लस डी बराबर 2। तो a का मान लाने के लिए क्या करते हैं, डी का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिख लेते हैं डी की जगह, बराबर 2। तो a बराबर हो जाएगा, देखिए 2, ये 4 पक्षांतर हो गया, इधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस का 4। तो a का मान आ गया माइनस का 2, 2 में से 4 गया तो क्या बचा, माइनस का 2। तो इस ढंग से आप ए का और डी का मान ला सकते हैं। अब जो भी पूछा है वो निकाल सकते हैं। तो पूछा क्या है, वापस चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न पूछा है कि दूसरा पद तो 2 था, सातवां पद 22 है, तो उसके 30 पदों का योगफल निकालिए। 30 पदों का क्या करना है, योगफल। तो योगफल का जो सूत्र है वो आपको लगाना पड़ेगा। वैसे योगफल का जो सूत्र है वो आपके सिलेबस में अब की बार नहीं है, परंतु यहाँ प्रश्न पूछा है तो इसलिए मैंने आपको सॉल्व करा दिया, ये भी ध्यान रहे ताकि। तो यहाँ लिख लेता हूं SN, 30 पदों का योगफल निकालना है। तो 30 पदों का योगफल, 30 पदों का योगफल का सूत्र होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d, ये सूत्र है n पदों का योग निकालने का। अब 30 पदों है इसलिए 30 n की जगह आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 30/2, फिर 2 और a का मान लिख लो यहाँ से, और d का मान, देखिए a का मान तो है -2 है, तो लिखना पड़ेगा -2, यहाँ लिख लेते हैं -2। फिर प्लस n कितना है हमारे पास 30, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 30 माइनस 1, और d की मान निकाला हमने 4, तो आ जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए 30 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 15, 2 का गुणा -2 से करेंगे तो आ जाएगा -4, फिर प्लस 30 में से 1 गया तो क्या बचा 29, और इंटू आ जाएगा 4। सरल करो इसको, ये 15 ऐसा का ऐसा, -4, 29 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 116। चलते आगे 15। अब देखिए माइनस का 4 और प्लस का 116 है, तो घट जाएगा, आ जाएगा प्लस का 112। 116 में से 4 गया तो क्या आ गया 112। अब 15 इंटू 112 कर दो, तो 112 का गुणा जब 15 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 1680, 1680, ये आ जाएगा हमारे पास 30 पदों का योगफल। तो आपको कोई भी पदों का योगफल पूछे, चाहे वो 15 पदों का योग पूछे, 10 पदों का योगफल पूछे, आपको सूत्र यही लगाना है, और n की जगह वो संख्या आ जाएगी जितने पदों को पूछा है। जैसे 10 पदों का पूछा है तो n की जगह कितना लिखना पड़ेगा 10, और इस ढंग से सूत्र लगा के आप इजीली योगफल निकाल सकते हैं। एक प्रश्न आपके कि किसी फैक्ट्री के 40 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कर उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। दैनिक मजदूरी का अर्थ है आपको माध्य निकालना है इस टेबल का, और माध्य निकालने की जो विधियां है वो 3 है टोटल, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचरण विधि। इन तीनों विधियों के बारे में मैंने अलग अलग वीडियो अच्छे ढंग से बनाया हुआ है, आप तीनों विधियों को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करके इस सवाल को करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे लेता हूं मैं इसको। तो यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि माध्य निकालने की, ठीक है। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं प्रत्यक्ष विधि, और प्रत्यक्ष विधि से किस ढंग से माध्य निकालना है उसके लिए आपको 4 कॉलम खींचना है, 1 2 3 और 4। 2 कॉलम आपके जो टेबल के अंदर दे रखे हैं वो के वो आएंगे, 2 जो कॉलम है उसके अंदर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो दैनिक मजदूरी रुपयों में दे रखी है उसको एज इट इज में लिख लेता हूँ यहाँ, दैनिक मजदूरी, ठीक है, दैनिक मजदूरी है और रुपयों में, इसमें कोई चेंज नहीं करना, वैसा का वैसा मैं लिख रहा हूं। देखिए 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75, ठीक है। ये सभी जो संख्या थी एज इट इज लिखी है मैंने, इसमें कोई चेंज नहीं किया। इसी प्रकार यहाँ दूसरा कॉलम है वो श्रमिकों की संख्या है, लिख लेते हैं श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या।
जो भी प्रश्न में दे रखा है वो का वो लिखना है, यहाँ कोई चेंज नहीं करना और दिमाग लगाना ही नहीं है। यहाँ पे जो श्रमिकों की संख्या उसके नीचे लिख देना एफ आई। ये जो दूसरी है वो बारंबारता होती है, फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफ आई से प्रेजेंट करते हैं, तो एफ आई नीचे लिख लेना। फिर 6 ऐसे कैसे लिख लो, 10, 8, 12 और 4, ये एज इट इज लिख लिया दोनों कॉलम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो तीसरा कॉलम है वहां पे लिखना है मध्यमान। यहाँ लिखेंगे मध्यमान, और मध्यमान को किससे लिखते हैं, एक्स आई से, तो एक्स आई लिख लो। और मध्यमान निकालने का तरीका क्या होता है कि जो यहाँ दैनिक मजदूरी दे रखी है, वर्ग अंतराल, इन दोनों में निम्न सीमा और उच्च सीमा, निम्न सीमा कौन सी है, 25 है, उच्च सीमा 35 है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, तो 25 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60, और 60 का जो आधा है यानी 2 का भाग देना 60 के अंदर, तो क्या आएगा, 30, तो वो आ जाएगा हमारे पास मध्यमान का पहला मान यानी 30। इसी प्रकार इन सबको जोड़ते जाना, देखिए 35 और 45 जुड़ के कितने हो गए, 80, और 80 का आधा कितना हो गया, 40। इन सबको जोड़ते जाओ, 45 और 55 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 100, और 100 का आधा कितना हो गया, 50। 2 का भाग देना यानी आधा करते जाना है सीधा, यहाँ आ जाएगा 60 और यहाँ आ जाएगा 70। ये सब आ गए हमारे पास मध्यमान। मध्यमान देखिए नाम से स्पष्ट है कि इसका मध्यमान निकालना है, यानी मध्य 25 और 35 के मध्य में क्या आता है जोड़ते तो वो। अब देखिए यहाँ पे आपको निकालना है एफ आई और एक्स आई, एफ आई और एक्स आई, ये प्रत्यक्ष विधि है। तो एफ आई का गुणा एक्स आई से करके यहाँ पे हम लिखेंगे सभी, तो 6 का गुणा 30 से करेंगे तो क्या आएगा, 6 18 यानी 180। फिर 10 का गुणा 40 से करेंगे, एफ आई का गुणा एक्स आई से करते जाना है और इस कॉलम को पूरा करना है, तो 10 का गुणा 40 से करेंगे तो क्या आएगा, 400। 8 का गुणा 50 से करेंगे तो 8 पंजे 40 यानी वापस आ जाएगा 400। 12 का गुणा 60 से करेंगे तो कितना आएगा, 720, और 4 का गुणा 70 से होगा तो क्या आ जाएगा, 280। तो इस ढंग से आपके एफ आई एक्स आई का मान आ गया। अब देखिए हमें सूत्र में प्रत्यक्ष विधि के अंदर क्या सूत्र होता है मैं लिख के बता देता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि इस टेबल से हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे देखिए माध्य बराबर होता क्या है, माध्य एक्स बार से लिखते हैं, और प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र होता है वो सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई है, एफ आई एक्स आई तो हमने निकाल दिया, सिग्मा नहीं निकाल रहा, सिग्मा का मतलब होता है योग, तो यहाँ निकाल देते हैं सिग्मा एफ आई और एक्स आई। इन सब का क्या करना है, योग करना है, तो योग करेंगे तो देखिए 180, 400 प्लस 400, 720 और 280, इन सबको जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1980, 1980 आ जाएगा। और एक चाहिए मुझे सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा, देखिए जोड़ते हैं, 6 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 4, तो इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरे पास सिग्मा एफ आई निकल के आ गया 40, यानी इन सबका योग है वो 40 आ रहा है। अब सूत्र में लिखना है और आपको सॉल्व करना है, तो देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है मेरे पास, 1980, और सिग्मा एफ आई लिखना है कितना है, 40। अब सरल करने का तरीका, या तो 1980 के अंदर सीधा 40 का भाग दे दो, या फिर 0 से 0 कैंसिल कर दो और थोड़ी सरल संख्या बना दो। देखो पीछे से अंत से दोनों 0 0 है तो उसको काट दिया, तो 198, 198 में 4 का भाग दो तो आपके पास आ जाएगा दैनिक मजदूरी यानी माध्य निकल के आ जाएगा। तो 198 के अंदर भाग देते हैं किसका, 4 का, 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपके पास 49.5। ये आ गया प्रत्येक मजदूर श्रमिक की दैनिक मजदूरी, यानी एक दिन में एक मजदूर 49.5 रुपए कमाता है, राइट, तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट 27वां प्रश्न दे रखा है कि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है और इनका योग है वो -3 और गुणनफल दे रखा है 8, तो संख्या ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी से संबंधित अच्छा प्रश्न है, इसको लेता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ 3 संख्या समांतर श्रेणी में दे रखी है, तो मान लेते हैं कि माना
समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं, एक तो मान लेता हूं a माइनस डी, एक ले लेते a और एक ले लेते a प्लस डी। जब भी 3 संख्या की बात होती है तो आपको इस ढंग से मानना a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये 3 संख्या मैंने समांतर श्रेणी में मान ली, ठीक है, जिसका प्रथम पद a है और सार्वंतर d है। अब आपको जो प्रश्न में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यदि उनका योग कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उनका योग है वो -3 है, तो पहले जोड़ लेता हूं a माइनस डी, ये पहला पद है, दूसरा पद है a और तीसरा पद है आपके a प्लस डी। इन तीनों का कर दिया योग और योग आपको कह रहा है कि -3 है, तो लिखो -3। अब इसको सरल करो तो देखो ब्रैकेट को खोलेंगे तो a माइनस डी फिर प्लस, यहां से भी ब्रैकेट खोल दिया, a बाहर आ गया, यहाँ पे a प्लस डी बराबर आ जाएगा 3, ठीक है, -3। अब देखो यहाँ पे प्लस का डी है और माइनस का डी है तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ माइनस डी है और ये प्लस का डी, तो कैंसिल कर दो इसको। ए और ए सब प्लस के है तो यहाँ आ जाएगा +3a बराबर आ जाएगा -3। ए कितना आ जाएगा, -3 में 3 का भाग लग जाएगा गुणांक का, तो ए का मान आ जाएगा -1। तो इस ढंग से आपके ए का मान तो आ गया -1। अब आपको दूसरा जो कह रहा है कि गुणनफल है वो 8 है, तो गुणनफल निकाल देते हैं यहाँ। चलिए साइड में ले लेता हूं यहाँ। दूसरी कंडीशन कह रही है प्रश्नानुसार वापस कि गुणनफल है वो कितना है, 8 है, तो गुणनफल ले लूंगा a माइनस, पहला पद क्या है a माइनस डी, इनका गुणा करेंगे दूसरे पद से यानी a से, फिर वापस a प्लस डी, इन तीनों का गुणनफल है वो आना चाहिए कितना, 8 प्रश्न कह रहा है। अब चलिए सबका गुणा करते हैं, तो देखिए a माइनस डी और a प्लस डी एक तरह से सूत्र बन रहा है, तो इसको मैं ऐसे एडजस्ट कर सकता हूं कि a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और पीछे है जो a ऐसा का ऐसा रखा है मैंने, और ये आ गया -8। अब देखो यहाँ पे अब देखिए जहां a स्क्वायर है और a है वहां पे हम a का मान, ये जो -1 है वो रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं रख लेता हूँ a की जगह -1 रखता हूँ, -1 का स्क्वायर, ये डी स्क्वायर ऐसा का ऐसा, यहाँ पर भी लिख लेता हूँ -1। अब इसको करते हैं सरल, तो -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा प्लस और डी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा -1 ऐसा का ऐसा। अब -1 का गुणा इस 1 से होगा तो क्या आ जाएगा -1, और -d स्क्वायर का गुणा -1 से होगा तो प्लस का d स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8। अब यहाँ पे d स्क्वायर का मान आ जाएगा -1 पक्षांतर होके 8 की तरफ जाएगा तो आ जाएगा +8 +1, d स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 8 और 1 मिलके कितने हो गए, 9। तो इस ढंग से आपके d की वैल्यू भी आ जाएगी। a और d आने के बाद इजीली हम जो भी पद है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए d बराबर कितना आ जाएगा, ±√9। जब भी घात हटती है तो आगे वर्गमूल का चिन्ह आता है, तो d बराबर आ गया हमारे पास +-3। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो d का मान प्लस में और माइनस में दोनों में आ रहा है, तो आपको a का मान और d का मान दोनों बार रख के हम तीनों पद निकाल सकते हैं। तो देखिए पहला पद हमारे पास क्या था, लिखेंगे अतः AP के 3 पद, AP के 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए एक तो है a माइनस डी, एक है a और एक है a प्लस डी। तो सबसे पहले a माइनस डी निकालता हूं, तो a कितना मेरे पास -1, ये लिखा -1, और d का मान पहले प्लस प्लस में लिखते हैं तो प्लस का 3 लिख लेता हूं, तो यहाँ आ जाएगा d की जगह 3, यानी आ जाएगा -4। इसी प्रकार a का मान तो -1 ही है तो -1 आ जाएगा, और a प्लस डी, तो a कितना है -1 और प्लस d का मान है 3 ही है तो 3 लिखना पड़ेगा। अब 3 में से -1 गया तो क्या बचा, +2।
तो इस ढंग से आपके एक तो आ गया -4, एक -1 और 2, ये तो आ गया जब मैंने डी का मान +3 रखा है तब। इसी प्रकार आप माइनस में रख के भी निकाल सकते हैं, तो माइनस में रख के निकाल देते हैं और वापस a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अब मैं d की जगह -3 रखूंगा, तो देखिए a का मान तो -1 फिक्स है, तो -1 आ जाएगा। माइनस और d का मान मुझे -3 रखना है यहाँ से, तो माइनस का 3 रखूंगा। तो देखिए माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 3 आ जाएगा, तो -1 और प्लस का 3 बराबर आ जाएगा प्लस का 2। इसी प्रकार a का मान -1 फिक्स है, a प्लस डी, ये -1 और प्लस का d है, d का मान -3 रखना है, तो ये -3 रखेंगे। तो आगे सरल करेंगे तो -1 और प्लस का गुणा -3 से होगा तो -3, इस ढंग से -4 आ जाएगा। तो जब मैंने d की जगह -3 रखा तो मेरे पास आ गए 2, -1 और -4। तो इस ढंग से आप दो आंसर निकाल सकते हैं इसका।